दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। बीती रात एक बड़ी खबर आई कि ईरान ने कतर के दोहा के ठीक पास जो अमेरिका का बहुत बड़ा सैन्य अड्डा है, बताया जाता है कि गल्फ में सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है, वहां उसने बमबारी कर दी है। तब लगा लोगों को, हमको भी, आप सबको, बहुत सारे लोगों को पूरी दुनिया में लगा कि ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी, न जाने अब क्या होगा। लेकिन रात बीती और बात बदल गई और अर्ली इन द मॉर्निंग खबर मिली लोगों को कि सीज फायर का ऐलान हो गया। और सीज फायर का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने यहां भी किया, ठीक वैसे ही जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ने किया। तो ऐसा लगता है कि एक दुनिया की महाशक्ति के प्रेसिडेंट होने के अलावा वो सीज फायर विशेषज्ञ भी हो गए हैं और उसके उद्घोषक भी हो गए हैं। अब इसकी वजह व्यक्तिगत है, कोई और उनकी महत्वाकांक्षा है, ये तो हम नहीं बता सकते अभी। लेकिन निश्चित रूप से ये माना जाना चाहिए कि इससे न केवल पश्चिम एशिया में बल्कि पूरी दुनिया में एक अच्छा संदेश जाएगा अगर इजराइल और ईरान टिके रहते हैं सीज फायर पर। अभी सुनाई पड़ा है कि कुछ फायरिंग हो रही है इधर उधर से, दोनों तरफ से। लेकिन मुझे लगता है कि अगर सीज फायर पर दोनों सरकारों ने एग्रीमेंट किया है, अगर दोनों ने सहमति दी है, तो फॉर्मल सहमति में जल्दी ही कन्वर्ट हो जाएगी और एक मुकम्मल सीज फायर अमल में लाया जाएगा। तो दोस्तों, हम आज इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं कि आखिर ये 12 दिनों तक जो चली जंग, उसके पीछे बहुत सारे कारण गिनाए गए। कहा गया कि ईरान के पास परमाणु बम है, परमाणु विस्फोटक पदार्थ हैं, वो बम बना सकता है या बना चुका है। ये भी कहा गया कि अमेरिका और ईरान रिजीम चेंज करना चाहते हैं। बहुत सारे इश्यूज उठाए गए। हम इन सभी इश्यूज पर आज बात करने जा रहे हैं और बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने पत्रकार लेखक आशुतोष जी। नमस्कार आशुतोष जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। हमारा पहला सवाल यही है कि आपको सीज फायर के इस ऐलान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, पहली प्रतिक्रिया? नहीं, मैं तो जब सुबह सो के उठा और उसके बाद जब मैंने खबर देखी और खबर सुनी तो मैं तो हतप्रभ रह गया, क्योंकि मुझे तो ये लग रहा था कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने और ईरान के ऊपर उनके 3 जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उस पर हमला किया था अपने B-2 बॉम्बर की मदद से, तो उसके बाद ये उम्मीद लग रही थी कि ये आशंका, ये उम्मीद, संभावना, जो कुछ भी कह लीजिए, कि वो अब युद्ध काफी एस्केलेट करेगा। अमेरिका के कूदने का अर्थ ही था कि युद्ध का दायरा बढ़ेगा। लेकिन फिर अचानक जब ये खबर मैंने देखी तो मैं थोड़ा सा हतप्रभ भी रहा और मुझे लगा कि चलो अच्छा ही हुआ। अच्छा इस सिलसिले में हुआ क्योंकि देखिए, युद्ध तो किसी भी तरीके से, किसी भी नजरिए से अच्छा नहीं हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया था और जिस तरीके से अमेरिका ने उसकी मदद की थी, उससे ये जरूर लग रहा था कि ये लड़ाई एक बड़ा विशाल रुख अख्तियार कर सकती है और कहीं ऐसा ना हो कि जिसकी आशंका लोग लगातार कर रहे हैं कि पूरी दुनिया एक तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, इस वक्त 2 फ्रंट पे लगातार युद्ध तो चल ही रहा था और अगर आप देखें तो 2 और युद्ध हो चुके थे। एक यूक्रेन और रूस के बीच की युद्ध जो लगातार चल रहा है, जिसका कोई अंत दिखाई नहीं पड़ रहा। दूसरा, इजराइल जिस तरीके से गजा में लगातार नरसंहार कर रहा है, वो भी एक तरीके का युद्ध है, हालांकि एक तरफा युद्ध है। तीसरी, अचानक इजराइल और ईरान के बीच में जंग और उसमें अमेरिका का कूद पड़ना और रूस और चीन का उसका विरोध करना, और उसके पहले भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे के ऊपर जिस तरीके से मिसाइलों से हमला करने की कोशिश की थी और एक तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो 4 युद्ध के फ्रंट एक तरीके से खुल गए थे। इसलिए दुनिया इस बात को लेकर बड़ी आशंकित थी कि अगर अमेरिका इस तरीके से हरकत करेगा और अगर ईरान ने रिटेलिएट किया, अगर ईरान ने अमेरिका के कुछ एयर बेसिस पे जो मिडिल ईस्ट में अगर उन पर हमला किया तो क्या होगा। लेकिन इस बीच अचानक सीज फायर की खबर आई और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी बाकायदा तायीद की और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने इजराइल और ईरान से इस पूरे मसले में बातचीत हो गई है और दोनों इस बारे में सहमत हो गए हैं। इजराइल ने भी इस बारे में कहा कि हाँ, वो 12 दिन के युद्ध के बाद अब सीज फायर के लिए सहमत है और ईरान की तरफ से भी इस बारे में खबर आई है कि वो भी इस युद्ध के लिए सहमत है। लेकिन उसके पहले ईरान ने जो कदम उठाया था वो थोड़ा सा एस्केलेटरी था। उन्होंने कतर में जो अमेरिका का एयरबेस है अल उदय, उस पर उन्होंने मिसाइल से हमला किया था
और ये लग रहा था कि शायद वो सीज फायर का उल्लंघन एक तरीके से है, लेकिन उसके बाद कोई बड़ी खबर उस तरीके से नहीं आई। हालांकि ईरान के इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं कट्स, उन्होंने ये जरूर कहा कि अगर ईरान अब दोबारा अगर मिसाइल से हमला करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसके पहले के हमले में उनके 4 इजराइल के लोग मारे गए हैं, तो फिर उसका फोर्सफुली और बहुत मजबूती के साथ जवाब दिया जाएगा। ये आखिरी बयान है जो मैंने देखा है जो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर का है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इस तरीके से एक तरीके से सीज फायर हो चुका है और युद्ध का जो बड़ा संकट फैलने का था वो अब काफी कम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये वाकई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये विवेक जाग गया कि उन्होंने जिस तरह ईरान में अनप्रोवोक्ड, उनकी कोई जरूरत नहीं थी अमेरिका की, उन्होंने हमला कराया उनके 3 परमाणु जो प्रयोग केंद्र हैं उन पर। तो एक तरफ अमेरिका ने हमला किया और दूसरी तरफ सीज फायर के लिए उसने इनिशिएटिव लिया। तो ये विवेक उनका जागा है या ये ईरान ने जिस सख्ती के साथ और जिस पुख्ता ढंग से इस लड़ाई को लड़ा, एक तरफ इजराइल के हमलों को वो जवाब दे रहा था, इजराइल जिस तरह इन्फिल्ट्रेट कर चुका था उनकी आर्मी से लेकर के उनकी सिविलियन हलकों में, और तमाम उनके बड़े बड़े अधिकारी जिस तरह से मारे गए थे इस युद्ध में, युद्ध से पहले और युद्ध के बाद भी, युद्ध के दौरान भी। तो क्या आपको लगता है ये ईरान की पुख्ता एक तैयारी कहिए या उसका कमिटमेंट कहिए, वो इस सीज फायर के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है या डोनाल्ड ट्रंप का विवेक? देखिए, आपके सवाल के दो उसके पहलू, पहला पहलू तो ये है जो मैं समझ पाया हूं कि आखिर इजराइल ने ईरान पे क्यों हमला किया और अमेरिका ने क्यों उसकी मदद की। दूसरा ये कि अचानक ये सीज फायर क्यों हो गया, क्या इसलिए क्योंकि ईरान ने उसका जबरदस्त तरीके से जवाब दिया। मैं पहले सवाल का जवाब देता हूं। इजराइल और अमेरिका के दिमाग में ये बात हमेशा से बैठी हुई थी कि हमास जो है एक ऐसा संगठन है जिसको ईरान पूरी तरीके से सपोर्ट करता है, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करता है और अदरवाइज भी सपोर्ट करता है, तो बिना ईरान की सहमति के संभव नहीं है। इसके अलावा इजराइल को लगातार ये लगता रहा और इस बारे में काफी हद तक सच्चाई भी है कि ईरान ने लेबनान के हिजबुल्लाह संगठन को, यमन में हूती संगठन को, इराक के अंदर एक वहां का एक संगठन है, मिलिटेंट संगठन है उसको, और साथ ही साथ हमास, ये 4 दरअसल उसके प्रॉक्सी फ्रंट है जो इजराइल को निस्तनाबूद या उसके एग्जिस्टेंस को हमेशा खतरा पैदा करते रहते हैं। उसके बाद अगर आपने देखा होगा कि जब गजा पर हमला हुआ तो हिजबुल्लाह ने जवाब देने की कोशिश की, इजराइल और ईरान के बीच में भी मिसाइल का आदान प्रदान हुआ था। तो ये बात इजराइल के दिमाग में बहुत स्पष्ट है कि जब तक ईरान को कमजोर नहीं किया जा सकता तब तक उनके जो फ्रंट संगठन है वो कुछ समय के बाद फिर खड़े हो जाएंगे और फिर वो उसी तरीके की हरकत करेंगे जैसे कि हमास ने उनके साथ किया था। अमेरिका की इसमें पूरी तरीके से सहमति है। तो ये जो ईरान पर जो हमला किया गया न्यूक्लियर वेपन्स के बहाने, ये आप अच्छी तरीके जानते हैं कि जिस दिन न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर डील टूटी उसके अगले ही दिन हमला हो गया। तो इतना बड़ा हमला वो महज 24 घंटे के अंदर प्लान नहीं हो सकता है, उसके लिए कम से कम 1 से 1.5 साल तक की प्लानिंग रही होगी। आपने बिल्कुल उन लोगों को आइडेंटिफाई किया होगा जो उनके जनरल्स थे या जो उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, और एक ही हमले में आपने एक ही दिन में 6-7 बड़े लोगों को का कत्ल इजराइल ने कर दिया। तो इसका मतलब यह क्या कि 1-1.5 साल की प्लानिंग थी, वो सिर्फ ये मौका खोज रहे थे किस तरीके से ईरान को संदेश दिया जाए, और साथ ही साथ ईरान पर हमला करके वो मिडिल ईस्ट को भी संदेश देना चाहते थे और उनके फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन को भी संदेश देना चाहते थे कि अगर आप इनके भरोसे अगर आप इजराइल से लड़ने की बात सोच रहे हैं तो आप किसी मुगालते में मत रहिएगा। तो जो ये कहा गया कि दरअसल ईरान के पास परमाणु हथियार है और वो परमाणु हथियार बनाने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है, और अगर ऐसा होता है तो वो पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा होगा, ये एक तरीके का बहाना था। क्योंकि मैं ये बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं कि अमेरिका ने 1957 में जब आइजनहावर वहां के राष्ट्रपति थे और उस वक्त ईरान के अंदर शाह रजा पहलवी की एक लिबरल गवर्नमेंट थी, उस वक्त उन्होंने ईरान की जो न्यूक्लियर पीसफुल पर्पस के लिए जो प्रोग्राम्स था उसकी मदद की थी। 1957 ने मदद की, 1967 में मदद की और 1974-75 के आसपास भी उन्होंने मदद की। ईरान के प्रति जो अमेरिका का रुख बदला वो 1979 के बाद बदला है, जब ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई और वहां पे अयतुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में एक नई सरकार का गठन हुआ जिसने अमेरिका का पुरजोर तरीके से विरोध किया, अमेरिका को ग्रेट सतन भी कहा और अमेरिका को विल एम्पायर भी कहा। तो वहां से लड़ाई एक दूसरा रुख ले लेती है और अमेरिका बार बार ये कहता है कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आएगा तो दुनिया के लिए खतरा होगा। तो ये जो
और उसके बाद भी मैं आपको याद दिला दूं कि जब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस वक्त भी ईरान और अमेरिका के बीच में न्यूक्लियर डील हुई थी, जिसको ट्रंप ने आके बाद में तोड़ दिया था। ईरान आज की तारीख में भी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी एनपीटी का सदस्य सिग्नेटरी है, जबकि इजराइल न्यूक्लियर हथियार होने के बावजूद भी उसने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर सिग्नेचर नहीं किया। तो इजराइल के पास अगर न्यूक्लियर पावर है तो वो एक पीसफुल कंट्री हो जाता है। ईरान के पास अगर नहीं है और वो कोशिश करता तो पीसफुल कंट्री नहीं होता दुनिया के लिए। तो ये एक हिपोक्रेसी है। तो कहीं ना कहीं बहाना सिर्फ इतना सा था कि ईरान को सबक दे दिया जाए, उनके रिजीम को सबक दे दिया जाए और उनके जो प्रॉक्सी संगठन है उनको संगठन दे दिया जाए कि अब आप इजराइल की तरफ आग उठाकर मत देखना, अगर देखोगे तो दिक्कत पैदा होगी। जहां तक सीजफायर का प्रश्न है, मुझे ऐसा लगता है कि जो सीजफायर हुआ है उसमें दो चीजों ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। एक तो ये कि ईरान ने झुकने से मना कर दिया इजराइल और अमेरिका की धमकियों के बावजूद भी, और उनके हमले के खासतौर पर जब अमेरिका ने हमला किया उसके बावजूद भी वो उसने झुकने से मना कर दिया। हालांकि उसकी जो रिवोल्यूशनरी गार्ड के कुछ लोग थे, उनके जो जनरल्स थे, उनका कत्ल हुआ। तो ये एक संदेश दुनिया के अंदर भी गया और इजराइल को भी लगा कि ईरान जो है वो गजा नहीं है कि आप वहां घुसकर आप कत्लेआम करेंगे और लोग शांति के साथ बैठेंगे। दूसरी बात, ईरान के अंदर जो इजराइल ने जिस तरीके से हमला किया उसको दुनिया के बहुत सारे देशों की सिंपैथी भी मिल रही थी। चीन तो पूरी तरीके से ईरान के साथ है, रूस भी पूरी तरीके से ईरान के साथ है, फ्रांस जैसे देश जरूर इजराइल के पक्ष में खड़े होते दिखाई पड़ते हैं। लेकिन ये जो संदेश था बहुत स्पष्ट था कि अब आर या पार की अगर लड़ाई लड़नी है तो फिर फुल फ्लेजेड वॉर ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच में होगी। अगर ऐसा होता है तो फिर चीन और रूस जैसे दूसरे देशों के लिए तटस्थ बने रहना मुश्किल हो पाएगा। मुझे लगता है जब ये समझ आई तब कहीं ना कहीं ये बात हुई कि या तो हमें इस युद्ध को बड़े पैमाने पर ले जाया जाए या फिर अब इसको एक फेस सेविंग फार्मूला करके देख लिया जाए। मुझे लगता है कि फेस सेविंग फार्मूला इजराइल ने अपने लिए खोज लिया कि देखिए उनके जो न्यूक्लियर संयंत्र, जो परमाणु न्यूक्लियर साइट्स हैं, वो डैमेज हो गया। आप कह सकते हैं कितना डैमेज है किसी को नहीं मालूम है। ईरान के बारे में भी ये बात हो गई कि हमने देखिए अमेरिका ने हम पर हमला किया, हमने उनके सबसे बड़े एयरबेस पर हमला कर दिया, हमने जवाब दिया, हम झुके नहीं उसके साथ, उनका भी सेविंग हो गया। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी बात ये हुई कि तीनों देशों को ये बात समझ में आ गई है कि इस युद्ध को बड़े पैमाने पर बड़ा करने का कोई हासिल नहीं है। अगर होगा तो पूरी दुनिया के लिए खतरा पैदा हो जाएगा और अगर ऐसा होता है तो फिर दिक्कत पैदा होगी। इसलिए बीच का रास्ता निकाला गया मुझे लगता है। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि एक तरह का अघोषित म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई कि भाई सीज फायर के अलावा और कोई चारा नहीं है हमारे लिए, तो भले उसकी घोषणा न की गई कि हमारे बीच अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन ये कुछ हुआ है ऐसा अरेंजमेंट? मुझे लगता है कि ये अरेंजमेंट दोनों तरफ से हुआ है। देखिए इसमें एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि हम बार बार, भले ही बहुत सारे लोग इजराइल की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन 7 अक्टूबर के बाद से इजराइल लगातार जंग के मैदान में है। और जब आप जंग में होते हैं तो आपकी अर्थव्यवस्था की हालत बहुत जर्जर हो जाती, बड़ी खराब स्थिति पैदा हो जाती। खुद इजराइल के अंदर इस वक्त इन जंगों के खिलाफ एक माहौल बना हुआ। वहां के अखबार लगातार ये लिख रहे हैं कि नेतन्याहू अपने राजनीतिक कद को बनाए रखने के लिए या अपनी राजनीतिक सत्ता को बनाए रखने के लिए इजराइल को लगातार जंग के मैदान में झोंक रहे हैं। वहां का जो बड़ा लिबरल जो ज्यूज कम्युनिटी है, वो ये जो जायनिज्म है उसका विरोध कर रहा है। जो हारेट्स नाम का अखबार है वो लगातार इस जंग के खिलाफ खबरें लिख रहा है कि भाई आप किस हद तक आप गजा के अंदर जाएंगे, कितने लोगों को आप मारेंगे, आप बदला लेने की एक सीमा हो। ठीक है, हमारे लोग मारे गए, हमारे लोगों के साथ बड़ा अन्याय हुआ, लेकिन बदला तो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। अब वहां आप लोगों को खाना नहीं खाने दे रहे हैं, लोगों को एड नहीं पहुंचने दे रहे हैं, लोग भूखों मर रहे हैं वहां पे, फिर उनके घरों को आप तबाह कर रहे हैं, उनके बच्चे मारे जा रहे हैं, औरतें मारी जा रही हैं। तो इसको लेके और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से बाकायदा नेतन्याहू के खिलाफ वारंट भी निकला हुआ है, उनके अरेस्ट का वारंट भी निकला हुआ है। तो ये समझ इजराइल के अंदर भी बनी कि ईरान गजा नहीं है, अगर आप उससे लड़ेंगे तो फिर लंबी लड़ाई हो जाएगी और इजराइल के लिए इकोनॉमिकली अपने पैरों पर खड़ा हो पाना बहुत मुश्किल काम हो पाएगा और जनता का सपोर्ट अगर नहीं हुआ तो फिर दिक्कत पैदा होगी। ईरान के अंदर भी ये बात समझ में आ गई कि अगर उनके रिवोल्यूशनरी गार्ड के नंबर 2 नंबर 3 अगर इजराइल के निशाने पर हैं तो आज नहीं कल इजराइल जरूर खामनेई या उनके सुप्रीम लीडर है उन तक पहुंच जाएगा। अगर ऐसा होता तो फिर उनकी जो रिवोल्यूशनरी जो इस्लामिक क्रांति है फिर उसका क्या होगा? फिर तो एक बड़ी तबाही की तरफ ईरान बढ़ जाएगा। ईरान में भी अगर आप देखें तो अंदरूनी तौर पर वहां इस वक्त काफी अविश्वास है। जिस तरीके से महिसी
जो महिला थी जिसने सर नहीं ढका था और उसकी मौत हुई, और उसके बाद जिस तरीके से ईरान के अंदर उबाल पैदा हुआ, तो वहां भी, और अर्थव्यवस्था की हालत वहां भी बहुत अच्छी नहीं, बहुत बल्कि खराब मैं कहूंगा। तो ईरान की भी अंदरूनी हालत, इसराइल, दोनों की अंदरूनी हालत बहुत अच्छी नहीं। इस बीच में जो तीसरा पहलू है, जो तीसरा कोण है, वो डोनाल्ड ट्रंप का है। डोनाल्ड ट्रंप ये कहकर अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति बने थे कि अब युद्ध अमेरिका को नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि युद्ध लड़ने से अमेरिका को कोई फायदा नहीं होता बल्कि नुकसान होता है। और आप ये कहते हुए चुने गए और आप खुद युद्ध के अंदर कूद पड़ते हैं। तो उनका जो बड़ा स्ट्रॉन्ग सोशल बेस है, उनकी जो अपनी वोटर बेस है, उसके अंदर भी एक तरीके का अनईजीनेस देखा गया। उनके एक बड़े आइडियोलॉग है जिनका नाम है स्टीव बैनन, जो फर्स्ट टाइम जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, तब तो खैर ये माना जाता था कि स्टीव बैनन ने ही ट्रंप को खड़ा किया और उनको जिताया। बाद में इन दोनों बीच में अनबन हो गई, लेकिन फिर से जब से एलन मस्क से दूरी बढ़ी, तब से स्टीव बैनन फिर बहुत करीब आ गए। वो बहुत खुलकर जो है इस जंग के खिलाफ थे। उनके एक और दूसरे टीवी के एंकर, जो बड़े सेलिब्रिटी एंकर, जिनका नाम है कार्लसन, उन्होंने तो बाकायदा ट्वीट करके ये कहा कि भाई इस तरीके की जंग का कोई मतलब नहीं है और ये बेकार की बात है। तो ट्रंप की भी का भी जो अपना सोशल बेस था, उसमें भी बहुत अनईजीनेस थी और बहुत ही दिक्कत थी। तो एक तरीके से तीनों को ये समझ में आ रहा था कि इस युद्ध से फायदा किसी को नहीं होने वाला है। और जो युद्ध का एक हासिल था, क्या आप अमेरिका, क्या ईरान के अंदर आप रिजीम चेंज कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि ईरान कोई गजा है कि आप घुसेंगे और उसके बाद वहां की पूरी सत्ता को बदल देंगे। ईरान कोई इराक नहीं है, ईरान कोई लीबिया नहीं है कि आप वहां पर घुसेंगे और उसके बाद सब कुछ तहस नहस हो जाए, सद्दाम हुसैन को पकड़ लेंगे और खामनेई को पकड़ लेंगे। वैसा होने वाला नहीं है। ईरान एक अलग तरीके का देश है, एक सिविलाइजेशनल कंट्री है, उसके एक वेल एंट्रेंस्ड उसका एक रेवोल्यूशन है, और उसके वहां एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। अब वो कितनी डेमोक्रेटिक या अलग तरीके का प्रश्न है। तो दूसरा, क्या आप उनके न्यूक्लियर साइट्स को आप खत्म कर सकते हैं परमानेंटली? दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती खत्म कर सकते हैं, क्योंकि तीन तो आपको मालूम है, नातेंज, इस्फहान और फार्दो। बाकी अंडरग्राउंड और कितने हैं किसी को नहीं मालूम है। यहां तक खबरें आ रही कि उन्होंने जो एनरिचमेंट, यूरेनियम एनरिचमेंट का जो एनरिच्ड यूरेनियम है, उसको अलग अलग सिलेंडर्स में ईरान के बहुत सारी जगहों पे पहुंचा दिया गया है। उनका जो सेंट्रीफ्यूज कंपोनेंट है, उसको भी अलग अलग कर दिया गया है। अगर तो इसका मतलब ये है कि जब भी मौका मिलेगा वो असेंबल करके परमाणु हथियार बना सकते हैं। तो हासिल कुछ नहीं होने वाला था, सिवाय इसके कि नुकसान तीनों देशों को होता। मुझे लगता है ये समझ बनी और उसके बाद ये समझौता हुआ। इस पूरे 12 दिन के संघर्ष में आप चीन और रूस की भूमिका को किस रूप में देखते हैं? क्या ये सिर्फ ऑब्जर्वर रहे या अंदर अंदर कुछ करते भी रहे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि चीन एक चीज बहुत समझदारी से करता दिखाई पड़ रहा है। वो इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली अपने आप को लगातार मजबूत करता जा रहा है, लगातार मजबूत। आज करीब 20-21 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो गई है और मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत बड़ा सुपर पावर वो बन गया। दुनिया के किसी कोने में जाइए, आपको चीन के मिले हुए सामान मिलेंगे। टेक्नोलॉजी में भी वो नए ब्रेक थ्रू, जिस तरीके एआई के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अमेरिका ने कहा हमने तो चैट कर लिया, उससे बहुत कम दाम पर उन्होंने अपना एक खड़ा कर दिया। अमेरिका के पास उनका इलेक्ट्रिक इंजन था जो टेस्ला, उन्होंने उससे कम दाम में अपने यहाँ BYD खड़ा कर दिया। तो चीन के अंदर ये समझ ये है कि किसी तरीके के युद्ध में घुसने से उसकी जो प्रगति है वो बाधित होने वाली है, तो क्यों इस लफड़े में पड़ा जाए। लिहाजा वो दुनिया में अपने आप को आर्थिक तौर पर, टेक्नोलॉजिकल तौर पर लगातार मजबूत कर रहा है और अमेरिका के लगातार करीब आ रहा है। युद्ध में अगर वो जाए तो फिर इससे उसको नुकसान होता है, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता कि दुनिया में ये परसेप्शन बने कि चीन जो है वो ग्लोबल पॉलिटिक्स से अपने आप को पूरी तरीके से अलग किया। इसलिए उनके जो सिक्योरिटी काउंसिल में उनके जो सदस्य थे, जो उनके नुमाइंदे थे, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि इजराइल हैज क्रॉस्ड ऑल रेड लाइंस। यानी उन्होंने संदेश दे दिया संकेतों में कि इजराइल जो कर रहा है वो ठीक बात नहीं है, और अगर हुआ तो फिर चाइना भी कोई ना कोई स्टैंड ले सकता है। पाकिस्तान से भारत का जब जंग हुआ, उसमें भी आप ये देखिए कि चीन ने पूरी वेपन सप्लाई की थी पाकिस्तान को। लोग ये भी कह रहे हैं कि दरअसल ईरान के मसले पर भी चीन ने उनको सप्लाई किया था। तो चीन लेकिन युद्ध में कूदता डायरेक्टली, मुझे इसमें पूरी तरीके से संदेह था। रूस नहीं कूद सकता था क्योंकि वो ऑलरेडी यूक्रेन के साथ फंसा हुआ है, उसकी भी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है। मैंने आपको ट्रंप का बता ही दिया, इजराइल की भी स्थिति बता दी। तो कोई ऐसा देश नहीं था जो पुराना जो ओल्ड माइंडसेट था
कि हमें अपने स्वाभिमान पे काम करना है, हमें अपने राष्ट्रवाद पे काम करना है, और हमें जो है वो कुछ भी हो जाए, हम बर्बाद हो जाए, लेकिन हम तो युद्ध में कूद ही जाएंगे, जिसका नतीजा सेकंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देखने को मिला था। अब दुनिया बहुत ट्रांजैक्शनल हो गई है, बिजनेस इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, और अगर उनको लगता है कि इससे उनका डेवलपमेंट या उनका विकास बाधित होता है, तो फिर थोड़ा सा किनारे हो लिया जाए, थोड़ी बहुत फुरफुरी हो जाए तो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जी, तो क्या माना जाए कि इस पूरे जंग में इज़राइल का एक जो यूँ कहा जाए कि जो इज़राइल की जो शक्ति संपन्नता का जो मिथक है, और ये कि टेक्नोलॉजिकली भी बहुत शार्प है, उसके पास अपनी टेक्नोलॉजी है, अमेरिका की टेक्नोलॉजी है, दुनिया के तमाम जो ये विकसित देश हैं, उनका उसको सपोर्ट है। एक तरह का सुरक्षा कवच उसके पास है, भले ही वो छोटा मुल्क हो, भले ही वो नया मुल्क हो, उसको कोई कुछ उसका नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन हम देख रहे हैं कि ईरान मिसाइलें दागता है इतनी दूर से, और जाकर के वो गिरती रही हैं वहां पर इजराइल में, और क्षति पहुंचाती रही हैं। इजराइल ने भी उनकी क्षति पहुंचाई है। तो क्या इजराइल का मिथक, जिसके भारत में भी एक बड़ा वर्ग है जो इजराइल को अपना आदर्श मानता है कि हमको इतना ताकतवर बनना है कि हम इजराइल बन जाए, जबकि भारत इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी आबादी का देश है, इतना पुराना देश है, लेकिन वो इजराइल से अपनी तुलना करते हैं और उसको आदर्श मानते हैं। तो क्या ये जो मिथक इजराइल है, ये थोड़ा टूटा है या कमजोर हुआ है? इसको आप दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो जो बड़ा क्लासिकल तरीका देखने का वो ये कि भाई देखिए, इजराइल तो मिडिल ईस्ट के बीच में है, तमाम मुस्लिम कंट्रीज के बीच में वो लगातार लड़ रहा है, और उसने 3 युद्धों में उनको हरा दिया और कोई उसका कुछ नहीं कर पाया। एक तो ये तरीका, उसके आधार पर आप ये मिथ बिल्ड कर सकते हैं कि इजराइल एक बहुत ही पावरफुल कंट्री है। लेकिन जिस दिन आप इजराइल को अमेरिका से डिस्कनेक्ट करते हैं, बिना अमेरिकी मदद के अगर आप इजराइल को देखें, तो क्या इजराइल वाकई में इतना पावरफुल है? मुझे नहीं लगता इतना पावरफुल। इजराइल के पास जो टेक्नोलॉजी है, इजराइल के पास जो 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 वेपनरी है, इजराइल के पास जो सूचना का पूरा तंत्र है, वो बहुत हद तक, बल्कि मेरा 70-80% वो अमेरिका का दिया हुआ है। अमेरिका जिस दिन इजराइल से अपने हाथ पीछे खींच लेगा, उस दिन से इजराइल बहुत कमजोर दिखाई पड़ेगा। एक तो उसका पहलू ये है, लेकिन एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है वो मिथक इजराइल ने एक बार फिर से स्टैब्लिश किया है कि उनकी जो गुप्तचर संस्था है मोसाद, उसका कोई सानी नहीं है। मतलब ये बिल्कुल अद्भुत स्थिति है कि आप सोचिए कि पहली जंग के पहले दिन उन्होंने ईरान के 3 बड़े जनरल्स को, उसमें से एक वो थे जो खामनेई के बाद दूसरे नंबर के कमांडर इन चीफ थे, उनका कत्ल आप कर दे, और जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, करीब 6-7 न्यूक्लियर साइंटिस्ट, उनका आप कत्ल कर दो। बहुत ही ये सिर्फ संभव है जो मोसाद की जो पिन पॉइंटेड सूचना है और आइडेंटिफिकेशन, उसके बगैर संभव नहीं है। तो ये जो कैपेबिलिटी है, इसने तो कम से कम एक बात स्थापित किया है कि मोसाद आज की तारीख में दुनिया की सबसे बेहतरीन गुप्तचर संस्था है, और उसके बल पर इजराइल अपनी लड़ाइयों को, बहुत सारी लड़ाई लड़ लेता है। आपने देखिए, सिर्फ इजराइल के साथ, ईरान के साथ ऐसा नहीं किया। बहुत पहले, करीब 7-8 महीने पहले आपने देखा होगा, हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह थे। नसरल्लाह जो करीब 32-30 सालों से लगातार हिजबुल्लाह को खड़ा किया था, और उन्होंने हिजबुल्लाह के उस चीफ नसरल्लाह का कत्ल कर दिया। और उसके अलावा जो हमास के जो प्रमुख थे, इस्माइल हानिया, उसका कत्ल तो उन्होंने ईरान की जमीन तेहरान में किया। आप सोचिए, उनके जो दूसरे नंबर 1 के थे याहिया सिनवार, जिनके बारे में माना जाता था कि 7 अक्टूबर की घटना को उन्होंने अंजाम देने की मुख्य भूमिका निभाई थी, उनका भी कत्ल किया। यानी इतने बड़े बड़े जो प्रमुख लोग थे हमास के, हिजबुल्लाह के, हमास के और ईरान के, उनका कत्ल करना बिल्कुल पिन पॉइंटेड तरीके से वो तभी संभव होगा जब बहुत ही कमिटेड और बहुत अंदर तक इन्फिल्ट्रेट कर लिया होगा मोसाद ने, कि आप नंबर 2 तक पहुंच जाए और उनकी एग्जैक्ट लोकेशन आप बताने की स्थिति में, और उसी वक्त अगर मिसाइल अटैक होता है या ड्रोन से अटैक होता है और वो आदमी उड़ जाता है। तो ये मिथक जरूर उन्होंने दुनिया में साबित किया, लेकिन ये मिथक जो है कि इजराइल वाकई में बहुत पावरफुल कंट्री है पावरफुल, लेकिन अमेरिका, जिस दिन से अमेरिका उसके पीछे सट जाएगा, असल ताकत उनकी तब समझ में आएगी। इस बीच में पाकिस्तान की भूमिका कैसी आपको नजर आई, खास तौर पे जिस तरह उसके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका गए, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उन्होंने 1.25 घंटे का लंच लिया,
मुलाकात बातचीत हुई। ये तो शुभ अवसर, ये शुभ मौका शहबाज शरीफ को भी नहीं दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन उनके फील्ड मार्शल को दे दिया। ये भी आ गया कि भाई पाकिस्तान उनको नोबेल प्राइज के लिए नामित करने जा रहा है। लेकिन ऑल ऑफ सडन पाकिस्तान ने ईरान का सपोर्ट किया, ईरान को इंडोर्स किया और कहा कि वो अमेरिका की भूमिका और इजराइल की भूमिका से बिल्कुल असहमत है और उनको खारिज भी कर दिया। ये क्या बताता है पाकिस्तान की इस चेंज को कैसे आप देखते हैं? उसके 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 चेंज ऑफ हार्ट ये है या उनकी आइडियोलॉजिकल पोजीशन है? देखिए ये तो मोदी सरकार को समझना पड़ेगा कि वो कितना भी झंडा खड़ा कर दे, दुनिया को कुछ भी बताने की कोशिश करे। हकीकत ये है कि आज की तारीख में भारत का जो ये स्टैंड है कि पाकिस्तान भारत में आतंकवाद को पल्लवित पोषित करता है और पाकिस्तान से दुनिया को रिश्ता नहीं रखना चाहिए, वो कोई मानने को तैयार नहीं है। मैं ये कतई मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि असीम मुनीर को अमेरिका ने सिर्फ इसीलिए बुला लिया क्योंकि वो वहां के सेना अध्यक्ष नहीं, वो भारत को भी बहुत मजबूती के साथ संदेश देना चाहते हैं कि देखिए आपकी नजर में असीम मुनीर कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तान कुछ हो सकता है, लेकिन हमारी नजर में पाकिस्तान हमारा एक बहुत मजबूत एलाई है। उन्होंने एक शब्द का भी इस्तेमाल किया, आई लव पाकिस्तान, आई लव। और वहां के एक जनरल कुरिला, मेजर जनरल कुरिला जगन्नाथ, जो उनके सेंट्रल कमांड के चीफ हैं, उन्होंने तो यहां तक कहा कि पाकिस्तान इज अ फिनोमिनल पार्टनर इन काउंटर टेररिज्म प्रोसेस। आप सोचिए कि जिस देश को हम आतंकवादी बताने की कोशिश कर रहे हैं, उस देश को अमेरिका का एक जनरल कह रहा है कि ये तो आतंकवाद विरोधी गतिविधियों में बहुत ही फिनोमिनल पार्टनर है। अब इससे बड़ी फेलियर क्या होगी? इसका मतलब भारत की बात अमेरिका सुन ही नहीं रहा, या भारत मानने को तैयार नहीं कि भारत या अमेरिका मानने को तैयार नहीं कि भारत जो कह रहा है उसमें उसकी बात में कुछ दम है। तो इसको आप किस संदर्भ में लेंगे? उसको तो इसी संदर्भ में लेना पड़ेगा कि दरअसल भारत को अमेरिका उतनी तवज्जो नहीं दे रहा और पाकिस्तान के हेड ऑफ द स्टेट नहीं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट नहीं, बल्कि सेना के प्रमुख को अपने लंच में बुला रहा है। और साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि मोदी जी आप भी आइए और आप भी हमारे साथ खाना। आप सोचिए कि एक तरफ आसिम मुनीर बैठे हो, दूसरी तरफ मोदी जी बैठे हो, भारत के प्रधानमंत्री, कितना एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती। तो अमेरिका पाकिस्तान को आज भी एक बहुत मजबूत ट्रस्टेड एलाई के तौर पर देखता है, भारत के खिलाफ उसका इस्तेमाल करना चाहेगा, और साथ ही साथ वो ये भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान पूरी तरीके से चीन की गोद में जाके बैठ जाए, क्योंकि उसका स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। पाकिस्तान बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, उसकी सीमाएं रूस से भी मिलती हैं, उसकी सीमाएं चीन से भी मिलती हैं, इधर ईरान भी है। और तो इन सब के बीच में आपको याद होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान ने कहा था कि हमारे पास तो एक न्यूक्लियर बॉम्ब है जो हम ईरान को लोन कर सकते हैं, उनके एक जनरल ने कहा था, हालांकि बाद में उस खबर का खंडन हो गया। तो पाकिस्तान को लूज अमेरिका कभी नहीं चाहेगा। अब ये भारत की विदेश नीति है कि जो लोग ट्रंप के नाम पे हवन कर रहे थे कि वो जीत जाए, पूजा कर रहे थे, जिनको लग रहा था कि ट्रंप अगर जीत जाएंगे तो हिंदुस्तान के अंदर दूध और शहद की नदियां बहने लगेंगी और वो तो भारत के बड़े हितैषी हो जाएंगे, उनको समझना चाहिए कि दुनिया बहुत ट्रांजैक्शनल हो गई है और दुनिया अमेरिका में जो ट्रंप है वो सीधी तौर पर सिर्फ एक ही जबान समझते हैं कि उनके साथ कौन अच्छा बिजनेस कर सकता है और कौन अमेरिका के हितों की रक्षा कर सकता है। जो नहीं कर सकता है उसके लिए उनके यहाँ कोई जगह नहीं है। आप देखिए चीन से लड़ाई लड़ी, लेकिन बाद में चीन ने भी अपना एक्साइज ड्यूटी कम की और अमेरिका ने भी अपना टैरिफ कम किया, तो एक निगोशिएशन पे एक नतीजे पे पहुंच गए। तो बात बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत की विदेश नीति निर्धारकों को नए सिरे से बैठ कर सोचना पड़ेगा कि बदली हुई दुनिया में भारत की विदेश नीति की भूमिका क्या होगी, और जो विदेश नीति वो परस्यू कर रहे हैं क्या वो वैल्यू बेस्ड होगी या मूल्य आधारित होगी या फिर कुछ और आधारित होगी। जो सवाल सोनिया गांधी ने खड़ा किया वो इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत बहुत गरीब मुल्क था, लेकिन भारत मूल्य आधारित राजनीति करता था, विदेश नीति उसकी थी। वो थर्ड वर्ल्ड का लीडर था, वो नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज का लीडर था, वो मुद्दों पर स्टैंड लेता था, वो फिलिस्तीन के मसले में मजबूती के साथ खड़ा हुआ था, और जहां कहीं भी रिप्रेशन होता था वो उसका पक्ष लेता हुआ दिखाई पड़ता था। आज यूक्रेन वॉर में भारत कहाँ है किसी को नहीं मालूम। गजा और इजराइल के संदर्भ में युद्ध में भारत की क्या स्थिति किसी को नहीं मालूम। इजराइल और ईरान के संदर्भ में क्या स्थिति किसी को नहीं मालूम। आप फोन कर देते ईरान के राष्ट्रपति को तो उसका वो विदेश नीति थोड़ी हुई। ईरान इस बात को थोड़ी भूलेगा कि जब इजराइल ने हम पर हमला किया, जब हम संकट में फंसे हुए थे, तब आप हमारे साथ नहीं खड़े थे। या फिलिस्तीन के लोग इस बात को थोड़ी भूलेंगे। और फिलिस्तीन की बात नहीं, ये लार्जर मिडिल ईस्ट की बात में कर रहा हूं कि जब उनके ऊपर संकट हो रहा था, जब उनके अपने साथियों पर हमले हो रहे थे, तो भारत ने क्यों नहीं खुलकर स्टैंड लिया। तो इसलिए
भारत को अपनी विदेश नीति समझनी पड़ेगी। आज की तारीख में विडंबनापूर्ण स्थिति क्या है कि कनाडा में भारत के एक बड़े अधिकारी के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चल रहा है और अरेस्ट वारंट है। अमेरिका के अंदर भी लगभग यही स्थिति, भारत के सबसे बड़े पूंजीपति, सबसे बड़े बिजनेसमैन के खिलाफ वहां पे अरेस्ट वारंट है। और अजीत डोवल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के लिए अमेरिका जाना मुनासिब नहीं बनता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो मुझे लगता है कि भारत की विदेश नीति को भी नए सिरे से कैलिब्रेट करने की जरूरत है। बिल्कुल संक्षेप में, क्योंकि आप विदेश नीति पर काफी बोल चुके हैं, फिर भी मैं ये सवाल जरूर पूछूंगा कि क्या आप इतने निराश हैं भारत की विदेश नीति से, तो क्या इसका कोई डोमेस्टिक एक डायमेंशन भी है क्या? जो जो घरेलू स्तर पर जो हमारे सत्ताधारियों की जो राजनीति है, जो उनका दर्शन है, जो उनकी विचारधारा है, क्या वो भारत को उसकी पुरानी विदेश नीति से भटका कर एक इस जगह लाई है जब वो क्रेडिबल नहीं है, जब वो उसकी ज्यादा प्रामाणिकता नहीं दुनिया में दिखाई दे रही है? क्या वजह है? देखिए उर्मिलेश जी, मैं इसका जवाब थोड़ा घुमा के देना चाहता हूं। विचारधारा की एक बहुत बड़ी कमजोरी क्या होती है कि वो एक इल्यूजरी वर्ड क्रिएट कर देता है, एक डिल्यूजनल वर्ड क्रिएट कर देता है, जिसमें आप ये वाकई में मानने लगते हैं कि भारत जो है वो दुनिया में विश्वगुरु बन गया है। ये जो एक माइंडसेट बन गया कि भारत तो दुनिया का विश्वगुरु बन गया और भारत चौथी पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, और इसलिए वो दुनिया के हर राष्ट्राध्यक्ष के साथ जाते हैं और गले मिल लेते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ऐसे चलती नहीं है, और सबको मालूम है कि भारत भले ही दुनिया का चौथा पांचवा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया हो, लेकिन दरअसल भारत की जो बाइंग पावर है, जो पर कैपिटा इनकम है, वो आज भी करीब 140वें पैदान पे पड़ी हुई है। तो आपकी क्या हैसियत? आप दुनिया में सबसे बड़े चौथे नंबर के पांचवें नंबर के इकोनॉमिक पावर इसलिए है क्योंकि आपकी 140 करोड़ की आबादी है। अगर 30 करोड़ की आबादी होती तो आप बहुत पीछे दिखाई पड़ रहे होते। तो इसलिए दुनिया इस बात को समझती है, लेकिन एक डिल्यूजनल वर्ड क्रिएट कर दिया है लोगों के सामने कि देखिए भारत तो अराइव हो गया है, भारत तो अब दुनिया में एक बहुत बड़ी ताकत बन गया है। हकीकत यह है कि आप पाकिस्तान से भी जब सीजफायर हुआ था तो आपको लड़के उनसे अपनी शर्तों पे सीजफायर कराना, लेकिन आप अपनी शर्तों पे नहीं करा पाए थे। दूसरी बात क्या है कि जब आप भारत की विदेश नीति को आप विचारधारा की नजर से देखने की कोशिश करते, उसको हिंदू मुसलमान की नजर से देखने की कोशिश करते, तब ये दिक्कत पैदा हो जाती है। आप इजराइल के साथ इसलिए नहीं है क्योंकि आपको लगता है कि इजराइल के साथ बड़ा अन्याय हो रहा, बल्कि इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको लगता है कि वो मुसलमानों के खिलाफ एक बड़ी ताकत है और उनको सबक सिखा रहा है। अन्यथा कोई कारण नहीं है। ईरान के साथ तो भारत के रिश्ते आज से नहीं, हजारों साल पुराने रिश्ते हैं। यूएन की आजादी के बाद जो संविधान लागू, उसके बावजूद भी ईरान के साथ हमारे रिश्ते बड़े अच्छे रहे हैं। तो और ये बात सच है, होनी भी चाहिए कि आपको इजराइल के साथ भी रिश्ते रखिए, ईरान के साथ भी रिश्ते रखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर विचारधारा आपकी विदेश नीति को निर्धारित करने लगे और उसके आधार पर अगर आप फैसले करने लगे, आप ट्रंप के साथ इसलिए खड़े हो गए थे क्योंकि वो दक्षिणपंथी थे और आप भी दक्षिणपंथी। आपको कमला हैरिस जो भारतीय मूल की थी उसके साथ खड़े होने में दिक्कत पैदा हो रही थी क्योंकि वो लिबरल पॉलिटिक्स करती है। वो पॉलिटिक्स करती है जो भारत के जो वर्तमान सत्ता में बैठे हुए लोग, उनको सूट नहीं करती है। आप सोचिए कितनी विडंबनापूर्ण स्थिति कि जो भारत जो विदेश जो विचारधारा हिंदू हितों के बारे में बात कर रही है, वो एक हिंदू महिला जब अमेरिका के राष्ट्रपति हो सकती थी, आप उसके साथ नहीं खड़े हो रहे बल्कि ट्रंप के साथ खड़े हो रहे हैं। हिंदू बैकग्राउंड की महिला, हिंदू पारिवारिक पृष्ठभूमि की महिला, भारतीय। आप चलिए हिंदू मत कहिए, आप भारतीय तो है भाई। अगर वो अमेरिका के राष्ट्रपति बनती तो हम भारतीयों का गर्व के साथ कहते हैं ना कि देखिए भारतीय मूल की एक महिला अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति बनी। भाई जब भारत के अंदर 2-3 साइंटिस्टों को जब अवार्ड नोबेल प्राइज मिला तो हमने गर्व के साथ कहा ना कि देखिए हमारे भारतीय मूल के लोग, इनको नोबेल प्राइज अपना। आप उनको छोड़ के आप ट्रंप के साथ खड़े हो रहे हैं जो दक्षिणपंथी, जिनका कुछ पता ही नहीं है वो क्या है, क्या सोचते क्या नहीं सोचते, सबको गाली बकते रहते। तो इसलिए विदेश नीति मेरे ख्याल से पूरी तरीके से इन शैम्बल्स है, पूरी तरीके से इन शैम्बल्स है। अन्यथा कोई कारण नहीं है कि जब आप पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर में फंसे हो तो भारत के विदेश मंत्री ये कह रहे हैं कि और सोवियत और यूरोपियन यूनियन से कह रहे हैं कि वी डोंट नीड प्रीचर्स, वी नीड पार्टनर्स। पॉलिटिक्स में कोई प्रीचर नहीं होता, पॉलिटिक्स में कोई पार्टनर नहीं होता। आपको ये पूछना चाहिए कि वो लोग आपको क्यों उपदेश दे रहे हैं, आपके दोस्त क्यों नहीं है। तो ये तो विदेश मंत्री ने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि उनकी विदेश नीति जो है वो खारिज हो गई है। बिल्कुल आखिरी सवाल, जो ये सीज फायर हुआ है और हम आशा करते हैं कि ये फॉर्मलाइज हो जाएगा आज शाम तक, इसके बाद क्या आपको लगता है कि फिलिस्तीन की जनता को भी राहत मिलेगी? क्या गजा के लोग भी इस तरह तबाह नहीं किए जाएंगे?
कोई असर उस पर पड़ेगा इस सीज फायर का वहां भी? देखिए और मिले जी, गजा में जो हो रहा है वो बहुत ही दर्दनाक है, हृदय विदारक है और समझ के परे है। मैं ये समझ ही नहीं पा रहा हूँ, कई बार मैं बैठ के सोचता हूँ तो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि एक रिजीम ऐसी कैसे हो सकती है और ये वो समुदाय की सरकार कर रही है जिसने होलोकॉस्ट को देखा है, सफर किया है। उनको तो ये बात समझनी चाहिए कि जब निर्दोष लोगों को इस तरीके से मारा जाता है तो उसकी संवेदनशीलता क्या होती है। लेकिन उसके बावजूद इस जो गजा में हो रहा है, मुझे तो नहीं लगता है इसका कोई असर वहां पड़ने वाला है, क्योंकि दुनिया में देशों के अंदर कोई आवाज ही नहीं उठ रही। अमेरिका के स्थानीय लोग इस बारे में बातचीत कर रहे हैं, यूरोप के स्थानीय लोग इस बारे में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन दुनिया के अलग अलग देशों में रहने वाले दुनिया के अलग अलग देशों में रहने वाले बहुत सारे यहूदी मूल के जो प्रोफेसर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो आवाज उठा रहे हैं कि लोगों पर इस तरह से जुल्म नहीं ढाया जाना चाहिए। बिल्कुल आपकी मैंने आपसे कहा ना कि इवन कि इजराइल के अंदर एक बहुत बड़ा तबका है जो इस जंग के खिलाफ है। मैंने तो हारेट्स अखबार का जिक्र किया जो वहां का सबसे प्रमुख अखबार है, सबसे क्रेडिबल अखबार है। वो लगातार नेतन्याहू के खिलाफ लिख रहा है, लगातार इस जंग के खिलाफ लिख रहा है। लेकिन जब तक अमेरिका में बैठे हुए लोग, सत्ता में बैठे हुए लोग अगर इजराइल को दो टूक भाषा में नहीं कहते कि भाई ये नहीं चलेगा, इस तरीके से नरसंहार नहीं हो सकता, तब तक मुझे कोई उम्मीद दिखाई नहीं पड़ती। तो अमेरिका को रुख लेना पड़ेगा। देखिए अमेरिका के अंदर क्या स्थितियां पैदा हो गई हैं कि एक भी आदमी जो फिलिस्तीनियों के पक्ष में खड़ा होकर बोलने की कोशिश करता है या तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है या उसको देश निकाला करने की बात की जाती है। तो अमेरिका को तय करना है। फ्रांस है, जर्मनी है, ये जैसे कुछ मुल्क हैं जो अब कहने लगे हैं कि जो कुछ भी गजा में हो रहा है वो बहुत अन्यायपूर्ण है, लेकिन उनकी बात का कोई बहुत ज्यादा अर्थ दिखाई नहीं पड़ता फिलहाल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सांकेतिक ढंग से ये भी कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को अगर नोबेल प्राइज पाना है पीस का, तो उनको कम से कम अपनी फिलिस्तीन पॉलिसी, अपनी इजराइल पॉलिसी को पुनर्विचार उस पर करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज इन्हीं शब्दों के साथ हम सीज फायर का जो ऐलान हुआ है, हम सबको जरूर इससे एक आशा बंधी है कि दुनिया में, खासकर वेस्ट एशिया में शांति आएगी और दुनिया भी इससे प्रभावित होगी। इन शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आपने हमारा ये कार्यक्रम देखा। हमारे कार्यक्रम को आप देखते हैं, हमारे सब्सक्राइबर भी आप बने, अपने दोस्तों से भी कहें कि हमारे इस कार्यक्रम को देखें। एक जर्नलिस्ट का ये चैनल है और इसकी रीच बढ़ाएं। नमस्कार आपका फिर से।